Good morning, student. Welcome in Gurukulam Academy, Delhi. Today we shall discuss about the different sources which are used to make Indian Constitution. आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से भारतीय जो संविधान बना है उसमें कौन कौन से सोर्सेस को यूज़ किया गया था। हमने लास्ट क्लास में देखा था कैसे द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म ऑन द सजेशन ऑफ कैबिनेट मिशन, किस तरह से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, संविधान सभा थी, वो भारत का बना था। अब देखिए, हमने लास्ट क्लास में ये भी बात किया था कि किस तरह से उन्होंने अराउंड लगभग 3 इयर्स तक हार्डवर्क किया और उसके बाद हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में बहुत सारे चैलेंजेस थे। क्या चैलेंजेस थे, हमने पहले भी आपको बताया है कि पहले जो डेमोक्रेसी थी, भारत जो ऑटोक्रेसी थी, बिफोर द इंडिपेंडेंस जो भारत है उसमें ऑटोक्रेसी हुआ करती थी। ऑटोक्रेसी मीन्स राजतंत्र, यानी राजा का रूल चलता था, किंग जो है वही रूल करता था और किंग जो है जिस रिलीजन के बिहाफ में रूल करता था, उस समय जो जस्टिस है या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें उस रिलीजन का इफ़ेक्ट काफ़ी देखा जा सकता था। लेकिन जब देश को आज़ादी मिलने वाली थी और इस देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत सारे जो रिलीजन्स के लोग कंट्रीब्यूट कर रहे थे, तो आखिर देश के सामने बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह, जो क्वेश्चन मार्क अराइज हुआ कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना है तो कौन से रिलीजन को वहाँ पर हम इम्पोर्टेंस दें, कौन से रिलीजन्स को डोमिनेट करें और कैसे आखिर ड्राफ्ट होगा। तो आप सोच सकते हैं, देखिएगा सेक्युलरिज्म जो है पहली बार जो ड्राफ्टिंग कमेटी है वो आइडिया लेके आई और वहाँ पर जो हीरो बोला जाते हैं, जो प्रेसिडेंट थे ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, B.R. अम्बेडकर साहब जी, तो आप देखेंगे कि उनका जो दूरदृष्टि थी, जो लॉन्ग डिस्टेंस व्यू बोल सकते हैं, कि किस तरह से उन्होंने बैलेंस अप्रोच अपना करके सेकुलरिज्म लेकर के आया था। तो हालांकि उन्होंने किसी भी जो पहले ऑटोक्रेसी चलती थी उसमें से किसी भी बुक को कॉपी नहीं किया, उन्होंने सारे रिलीजन्स को देखा। तो इससे एक चीज़ बहुत अच्छी सीखने को मिलती है, जो कि हम अभी प्रेजेंट में अगर भीमराव जी को अगर अपना आइडियल मानते हैं तो केवल उनके जय बोलने से या फिर मूर्ति बना देने से वो एक अलग बात हो सकता है, वो हमारे उनके प्रति लव, उनके प्रति डेडिकेशन का एक सिंबल हो सकता है। लेकिन अगर आप उनके वास्तव में उनके कैरेक्टर को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने सारे रिलीजन, सारे जो कंट्रीज थी उसके कॉन्स्टिट्यूशन को देखा। जैसे आज हम किसी रिलीजन को मानते हैं, किसी धर्म को मानते हैं, तो हम दूसरे धर्मों को देखते ही नहीं हैं। हम ऐसा बताने की कोशिश करते हैं कि हमारा ही धर्म जो है सुपीरियर है और दूसरे धर्म की अच्छाइयों को हम लेते नहीं हैं। और इसीलिए जो देश है वो कंट्रोवर्शियल जो इवेंट है उसमें फंस जाता है। तो अगर आप वास्तव में डॉक्टर भीमराव साहब जी की अगर आप रिस्पेक्ट करते हैं तो आप उनको सीखना होगा कि जिस तरह से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया और बहुत सारे कंट्रीज़ की अच्छी अच्छी चीज़ों को अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया। तो आज भी देश को ज़रूरत है, रिलीजन भी देश का ऐसा होना चाहिए जिसमें लोग एक रिलीजन को इम्पोर्टेंस ना दे करके इस भारत को सेकुलर रिलीजन दिया जाना चाहिए और उसमें सभी रिलीजन के अच्छी अच्छी बातों को रखा जाना चाहिए। तो ये हम सीख सकते हैं। बहरहाल ये आपका मेन सर इंटरव्यू का जो क्वेश्चंस हो सकता है कि व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम द आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम आवर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, तो उनसे क्या सीख सकते हैं। तो आप देखिएगा किस तरह से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को सेकुलर किया, वैसे ही अब देश को भी सेकुलरिज्म की बहुत ज़्यादा नीड है, क्योंकि आप देखेंगे रिलीजियस कॉन्ट्रोवर्सी काफ़ी होती है और मुझे लगता है कि यही जो कॉन्ट्रोवर्सी है उसको कैसे दूर किया जाए, ये सब क्वेश्चन जो है यूपीएससी के इंटरव्यू में पूछना चाहिए। लेकिन अब इंटरव्यू के बोर्ड की बात हम नहीं कर सकते कि वो क्या पूछ सकते हैं, लेकिन हमको ऐसा सोचना चाहिए, हम अगर प्रिपेयर होकर हमको उनके पास जाना पड़ेगा कि देश में जो करंट प्रॉब्लम चल रहा है उसको कैसे, हाउ कैन यू सॉल्व द करंट सिचुएशन ऑफ द इंडिया। अब देखिए इंटरव्यू में वही क्वेश्चन पूछे, प्री में भी आप हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ रहे हैं, मेंस में भी वही पढ़ रहे हैं, इंटरव्यू में वही अगर पूछा जाता है तो फिर वो तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा। अगर इंटरव्यू में वही क्वेश्चन पूछा जाना है कि देश जो प्रॉब्लम में अभी फंसा हुआ है उसको आप क्या रिजॉल्व कर सकते हैं, कैसे आप अपने बेसिक स्टडी को यूज़ करेंगे फॉर द सिविल सोसाइटी। तो इस तरह से हमारी अप्रोच रहेगी। अगर आप इस यूपीएससी 2026 और
आने वाले ईयर्स में अगर प्रिपरेशन करते हैं तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि इस तरह से आपको आइडियोलॉजी और आपकी थिंकिंग प्रोसेस को डेवलप करें। ठीक है, तो आइए आज देखते हैं सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने ये बताया कि जैसे धर्म जो है, बहुत सारे धर्मों को लेकर के एक ऐसा धर्म बनाया जाना चाहिए जिसमें सभी धर्मों के अच्छी अच्छी बातों को रखा जाए, तभी वो सेक्युलरिज्म हो सकता है। ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो वर्क था वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, ठीक है, हालांकि वो भी एक छोटा वर्क नहीं है, अपने आप में बहुत बड़ा वर्क था। तो कॉन्स्टिट्यूशन को तो उन्होंने सेक्युलर बना दिया और इसीलिए आप देख सकते हैं कि सारे धर्म के लोग आज इस इंडिया में रह रहे हैं। अदरवाइज आप देखते हैं कि एक धर्म डोमिनेट करता, दूसरा धर्म जो है काफ़ी इंपॉर्टेंस अपने आप को ले जाने की कोशिश करता और देश फिर बैलेंस नहीं हो पाता। तो अगर आप सोचिए जैसे कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर है वैसे रिलीजन भी सेकुलर होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम कॉन्स्टिट्यूशन तो फॉलो कर रहे हैं लेकिन रिलीजियस जो इवेंट है उसमें भी फंसे रहते हैं। तो वो खैर अभी धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, तब आप जब आप पीपुल्स के पास जाएंगे तब उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। अभी तो हम खुद सीख रहे हैं। ठीक है, तो आप एक एग्जाम्पल लेके समझिए किस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सारे कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा और फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। सेम वैसे ही अगर आप किसी एक रिलीजन को काफी अच्छा बताने की कोशिश करेंगे तो इससे देश नहीं चल पाएगा। आपको सारे रिलीजन को देखना पड़ेगा, सारे रिलीजन की अच्छी अच्छी बातों को रखना पड़ेगा। तो आइए समझते हैं कि कैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उन्होंने बहुत ही हार्ड वर्क करके हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसको। तो देखिए सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए हमारा जो आईसी है ये पूरा बेस होगा हमारे पॉलिटी सब्जेक्ट का। ठीक है, अगर आपने ये इंडियन पॉलिटी जो सब्जेक्ट है, भारतीय राज व्यवस्था, ठीक है, इंडियन पॉलिटी जो बेस्ड है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे ही है। हर कोई, चाहे वो एक आम सिटीजन हो या फिर हमारे देश के पीएम हो, सिटीजन से लेके पीएम तक जो सब जिसके अंडर आते हैं दैट इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपने कभी कभी राहुल गांधी जी को भी देखा होगा कि वो बुक लेकर के शो करते हैं कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हालांकि पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं वो तो वही जान सकते हैं। और जो काफ़ी जो उनके पार्टी के लीडर्स हैं वो भी काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशन को दिखाते रहते हैं, हालांकि दिखाना भी चाहिए, उनके साथ साथ उनके एक्ट को भी कभी कभी पब्लिक को बताया जाना चाहिए। तो वो हालांकि वो काफ़ी बाहर से पढ़े हुए तो पढ़े जरूर होंगे, लेकिन इसीलिए आप देखेंगे वो बार बार एक ही चीज़ का बुक को शो करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और इधर से आप दूसरे गवर्नमेंट को भी देखेंगे तो वो भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ही डिस्क्रिप्शन देती है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ही बेस करती है। तो आप देख रहे हैं चाहे अपोजिशन के लीडर्स हो, चाहे आप रूलिंग पार्टी हो, कोई भी हो, सबके सब इसी बुक के अंडर आते हैं। चाहे वो मैंने बताया कि एक आम नॉर्मल सिटीजन हो, नॉर्मल सिटीजन से लेके पीएम प्रेसिडेंट, किसका इलेक्शन कैसे होगा और कैसे उसको इम्पीचमेंट हो सकता है, महाभियोग लगाया जा सकता है, सब कुछ जो कुंडली है एक नॉर्मल नागरिक से लेकर के अपर क्लास के अधिकारी से लेकर के पीएमओ, सीएमओ, पीएम एंड प्रेसिडेंट सब कोई इसी बुक के अंडर आते हैं। ठीक है, तो हमारा ये ड्यूटी बनता है कि हम इस बुक को एटलीस्ट कुछ तो पढ़ लें। ठीक है, तो उसी के बारे में हम अभी धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने बताया था कि कैसे ऑटोक्रेसी से डेमोक्रेसी आई और कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुआ, और उसने 3 वर्ष तक हार्ड वर्क किया और काफ़ी देखिए 3 साल बहुत कम समय होता है। आप देखेंगे यूपीएससी को ही क्रैक करने में, जिसमें आपको हल्का फुल्का पढ़ना है, आप देखेंगे अभी के रिसेंटली टॉपर को 5 ईयर्स लग गया था, कोई 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट दे रहा है, लेकिन इन्होंने 3 वर्ष में 3 वर्ष के ही समय में 1946 मतलब 7 समझ जाइए, क्योंकि दिसंबर से 1947 से 1950 तक 3 ईयर्स में इन्होंने ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जो कि सभी क्लासेस को एडॉप्टेबल था। तो ये सब सीखना चाहिए। केवल हमको ये नहीं कि हम अभी तो 2 मिनट में पढ़ लेंगे कि किस कंट्री से क्या लिया गया है, लेकिन आप उस विज़न को देखिए कि किस तरह से उस विज़न के पीछे क्या पावर छुपा हुआ, उसको जब जानेंगे तब मुझे लगता है कि हम वास्तव में डॉक्टर भीमराव जी के जो कंट्रीब्यूशन है उसको जान पाएंगे। अदरवाइज हम क्या करते हैं नॉर्मल एग्जाम में कि डेट पढ़ लिए, कब जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई, कितना टाइम लगा, कितने पैसे खर्च हुए, कौन कौन से देश से कौन सा जो सोर्सेस है वो लिया गया, उसको एग्जाम में लिख देते हैं और पास होकर के पोस्ट में भी चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन वास्तव में जो कोई चीज़ छूट जाता है, कोई जो चीज़ है वो हम मिस कर जाते हैं, वो अबाउट द पर्सनालिटी ऑफ द डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, दैट इज़ द थिंकिंग प्रोसेस। आपको सोचना चाहिए कि कैसे ऑटोक्रेसी से डेमोक्रेसी और कैसे उन्होंने सोच को बैलेंस किया और कैसे सभी को एग्री भी किया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें बेसिकली देयर आर 4 सोर्सेस। ठीक है, 4 सोर्स जो अभी के कॉन्स्टिट्यूशन है। ऐसे तो जब
फ्रीडम मिला था तब तो बेसिकली आप देखेंगे कि 3 सोर्सेस थे, लेकिन जो चौथा सोर्स है अमेंडमेंट वाला वो अभी भी हमारे पास जारी है कि अमेंड कर करके हम नया नया कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते जाते हैं। ठीक है, द फर्स्ट सोर्स वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, 1935, क्योंकि देखिए हमको जो ये सब सोचना सिखाया और इंटीग्रेट किया किसने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, है ना। हालांकि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं आती तो अभी भी हम अलग अलग डायनेस्टीज में बटे होते हैं और आप देखेंगे कि स्टेट्स में बटे होते हैं और इस तरह से हो सकता है कोई और भी सिचुएशन हो सकता था, कंट्री का कोई और भी मैप हो सकता था, क्योंकि आप देखेंगे कि नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न इंडिया, सब कुछ अलग अलग डायनेस्टीज थी, रूल अलग अलग थे। देखेंगे कि जितने तो वर्ल्ड में देश नहीं है उससे ज़्यादा कल्चर तो अपने इंडिया में है। ठीक है, तो आप देखिए कल्चर को मर्ज होना एक बहुत बड़ा एक मिरेकल बोल सकते हैं कि एक इंडिया में इतने सारे कल्चर, जहाँ पर लैंग्वेज भी अलग है, ड्रेसअप भी अलग है, आपका स्टाइल, लाइफ स्टाइल अलग है, सब कुछ अलग है, कल्चर भी अलग है, उसके बाद भी अगर एक यूनाइट करके रह रहे हैं। तो इसीलिए भारत को विश्व गुरु जो है बोला जाता है। क्यों? क्योंकि अपने जो इतने सारे लोगों को एक साथ रखा हुआ है, इससे वर्ल्ड को मैसेज जाता है कि इंडिया में देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सिटीजन्स हु आर लिविंग इन द कंट्री विद पीसफुली। ठीक है, पीसफुल तरीके से कैसे बहुत सारे लोग जो लैंग्वेज अलग है, जिनके कल्चर्स अलग है, जिनके वर्शिप अलग है, अब तो रिलीजन्स भी अलग अलग है, वो भी अगर एक साथ रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक फैमिली है। ठीक है, तो अगर इस इंडिया में रह सकते हैं तो वर्ल्ड में वाई नॉट इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो इसीलिए इसको विश्व गुरु बोला जाता है। तो इस तरह से डिस्कशन करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैं ये बोल रहा था कि ब्रिटिश नहीं कहीं ना कहीं हमको डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये रास्ता दिखाया, तो उसके रास्ते दिखाया कि जो मेन रास्ता था उसको तो हमको फॉलो करना ही था। तो इसीलिए जो उन्होंने एक्ट बनाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इससे हमने 250 आर्टिकल्स वर टेकन फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सीधा सीधा इनसे कॉपी कर लिया गया क्योंकि इसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें थी। देखिए, अगर कोई आप पर रूल कर रहा है, ठीक है, और उसके पास भी अच्छी बातें हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाहते तो ये सबको पूरा काट देते, बोल देते हमको चाहिए नहीं, हमको पूरा पूरा मेड इन इंडिया चाहिए, अंधाधुन। तो आप देखिए थोड़ा सा क्या होता है कि कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन चले जाता है, क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारी बुराइयां थी। तो आप देखेंगे अगर किसी राष्ट्र को अगर डोमिनेटली बोल देंगे कि हिंदू राष्ट्र या फिर कोई एक रिलीजियस राष्ट्र बना देंगे, तो आप देखिएगा अपने ही राष्ट्र में अगर हम ऐसा राष्ट्र थे तो हम हमारे अगर इस तरह से राष्ट्र वाले हैं हम, तो कितने सारे डायनेस्टीज हम पर आकर राज करें। ठीक है, तो अगर आप फिर से उसी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर से देखिएगा ऑटोक्रेसी में अगर ले जाने की कोशिश करेंगे तो फिर देखिए कहीं ना कहीं कमी थी। तभी जो भारत है उसमें फॉरेनर्स आए और इन्वेंशन कर करके हम पे राज किए। तो पहले भी तो अगर फिर से हम उस तरह से बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि हमको बोलना चाहिए कि हमको डॉक्टर जो B.R. अम्बेडकर जी ने हमको जो कंट्री दे रखा है उस तरह की कंट्री हमको बनानी चाहिए। ठीक है, और जो हमको मिला है उसको संभालना चाहिए, ना केवल हमको हिस्ट्री में जाना चाहिए। लेकिन देश देखिए कंट्रोवर्सी में फंसती है, हमको ये राष्ट्र बनाना है, वो राष्ट्र बनाना है, लेकिन देखिए अभी जो हमको हाथ में मिला है उसमें हम बात नहीं करते कि किस तरह से एक शक्तिशाली पावरफुल राष्ट्र जो है सभी रिलीजन्स को मर्ज होकर के ही बन सकता है। ठीक है, लेकिन कोई नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो वो भी समझ जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो खैर वो पढ़े ना पढ़े, हमको सेकुलर होकर के हमको पूरे इंडिया पर सर्व करना है ना। तो पॉलिटिकल पार्टीज तो अपना एजेंडा फैलाते रहती है, उनको आइडियोलॉजी ही उस पर डिपेंड है। लेकिन इफ़ यू आर गोइंग टू सर्व द इंडिया एज अ सिविल सर्वेंट, तो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि जो अगर कोई आप पर रूल करता है उसमें भी कोई अच्छी पॉजिटिव थिंग है, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, उसको अडॉप्ट कीजिए। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो विजन था वो देखिए कि उन्होंने 1935 के बहुत सारे एक्ट को ले लिया था, क्योंकि इससे बैलेंस तरीके से इंडिया जो है जुड़ रहा था। इसी में देखेंगे इंडिया का ये बात की गई थी कि इंडिया एक जो यूनियन बनेगा, यूनियन ऑफ स्टेट बनेगा। तो देखिए कि बहुत सारी चीज़ें अच्छी थी तो इसको ले लिया। ठीक है, तो ये बात है, अगर किसी से भी आप अच्छा चीज़ें सीखते हैं तो उसको ले लीजिए, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सीखा है। और ये कौन बताएगा, कौन आपको एजुकेशन ही ये बता सकता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी एजुकेशन के मामले में देखिए कि कितने हाई फाई बुक्स पढ़ रखे थे। तो एजुकेशन अगर आप पूरे इंडिया को दे देते हैं तो मुझे लगता है रिलीजन कास्ट ये सबसे ऊपर उठ करके सब फॉर द इंडिया के लिए सोचना चालू करेंगे। ठीक है, तो जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। तो जो रिजर्वेशन वाली बात भी है वो भी आप समझिए कि जब तक उनके पास नॉलेज नहीं पहुंच पा रहा था, जो लोअर क्लास थे उनको नॉलेज देना जरूरी था, है ना। तो जब उनको एक्चुअल
नॉलेज मिलेगा तो उनको वास्तव में रिजर्वेशन का जो है इंपॉर्टेंस समझ आएगा कि वाई जो रिजर्वेशन हैज़ बीन गिवन टू द लोअर कम्युनिटीज़। ठीक है, तो ये नहीं कि उससे केवल एक जॉब मिल जाएगा, वो एजुकेशन के लिए बेसिकली था कि आपको ट्रू एजुकेशन मिलना चाहिए, तब जा करके आप वास्तव में अपने कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करा पाएंगे इन द नॉर्मल सोसाइटी। खैर उस समय सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था ना। आप देखिए जो हिंदू राष्ट्र था बोले थे उसी में खामी आ गई थी, क्लासेस में बटा हुआ था। फिर यहाँ पर फॉरेनर्स आए, उन्होंने हम पे राज किया। उसके बाद आप देखेंगे कि ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने राज किया। बहुत सारे डायनेस्टीज आए। उसके बाद कितने कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में देश फंसा हुआ था। वहाँ से ड्राफ्ट करना कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी रूल जिससे पूरा देश चलने वाला है, तो देखिए एक नॉर्मल काम नहीं था ना। तो आप देखिए टॉपिक छोटा लीजिए लेकिन उसमें सोचना ज़्यादा कीजिए फॉर द यूपीएससी। अगर इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी तो टॉपिक्स कम होते हैं लेकिन आपको सोचना ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा चीज़ जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से दे दिया गया। अब सेकंड देखते हैं फॉरेन सोर्स से। देखिए ब्रिटिश से तो लिया ही गया क्योंकि ये ब्रिटिशर्स था, लेकिन फॉरेन से भी उन्होंने लिया। मैंने बताया ना कि आपको अगर कोई चीज़ बनाना है तो आप जैसे नॉर्मली घर बनाते हैं तो हम पड़ोसी आस पड़ोसी का देखते हैं कि अच्छा इसके यहाँ से जो ग्लासेस अच्छा लगा, इसके यहाँ का गेट अच्छा है, इसके यहाँ का डिजाइनिंग अच्छी, इसके यहाँ का लाइटिंग अच्छा है, सबको लेकर के हम अपना बनाते हैं। सेम वैसे ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किया, जहाँ जहाँ से अच्छा लगा वहाँ से किया। लेकिन अब देखिए भारत जो है रिलीजियस कंट्री, ठीक है, ये काम हम रिलीजन में नहीं करते, इसीलिए जो कंट्रोवर्सी में देश फंसा हुआ है। अब जैसे कोई हिंदू है, ठीक है, वो क्या करेगा, मुस्लिम जो रिलीजन है उससे एकदम नफरत करेगा, उसके अच्छाई चीज़ों को नहीं देखेगा। अगर क्रिश्चियनिटी है उसमें भी अच्छाई चीज़ों को नहीं देखेगा, केवल अपना ही सोचेगा कि मेरा ही सब कुछ है, जबकि इसमें भी कमी था। ऐसा नहीं है कि कोई भी रिलीजन, अब मुस्लिम है वो हिंदू से कुछ अच्छा सीखेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि वो बोलेंगे नहीं हमारा ही जो रिलीजन है वो सब कुछ है। तो आप देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशन से ही आपको एक सीख मिलता है कि आपको रिलीजन्स को भी इस तरह से बनाना होगा जिसमें सारे रिलीजन की अच्छी बातें मर्ज हो, तब जा करके देखेंगे सस्टेनेबल जो कंट्री है वो चल पाएगी। ठीक है, तो वही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। हालांकि हमको बुक बनाने की जरूरत नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ लोगे तो आपको सेक्युलरिज्म के जो मेन बेसिक डेफिनेशन है वो समझ आ जाएगा और फिर आप कभी भी इस तरह से कंट्रोवर्सी में नहीं उलझेंगे। अदरवाइज आप देखेंगे पॉलिटिकल लीडर्स तो बन जाते हैं, पोस्ट भी मिल जाता है, आप आईएएस भी बन जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं झुकाव आपका रिलीजन के ऊपर रहेगा। तो आप तो वास्तव में आपको पोस्ट तो मिल गया लेकिन कहीं ना कहीं नॉलेज आपको अभी तक नहीं मिल पाया। ठीक है, तो ये देखिए कि फॉरेन से भी जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी है, ब्रिटेन हो गया, यूएसए हो गया, यूएसएसआर हो गया, फ्रांस हो गया, जापान, कनाडा, आयरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, सभी से अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अच्छी अच्छी बातें ली है ना। अब ये देखिए अगर यूएसए सबसे पावरफुल है तो होता चाहते तो पूरा पूरा यहाँ से कॉपी कर देते। अब अफ्रीका जो है उस समय भी देखिएगा अभी उसकी हालत खराब है, तो उस समय कितना गरीब देश रहा होगा, लेकिन फिर भी वहाँ से उन्होंने कुछ चीज़ लिया, वो अभी आप डिस्कशन करेंगे। तो आप देखिए कि कितना बैलेंस अप्रोच आया, चाहे वो डेवलप्ड कंट्री हो चाहे वो एकदम से पुअर कंट्री हो, सबसे उन्होंने अच्छा चीज़ लिया। तो इससे समझना क्या चाहिए हमको, चाहे कोई भी चीज़ हो, रिलीजियस हो या फिर कल्चर हो, तो चाहे वो डेवलप्ड कंट्री हो या चाहे वो डेवलप्ड रिलीजन हो, चाहे वो अनडेवलपिंग रिलीजन हो, सबसे हमको कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। लेकिन हाँ, बेस हमारा क्या था, यही था, बेस 1935 का एक्ट था, उसके साथ साथ हमने कुछ लिया। ठीक है, अब मेड इन इंडिया क्या था, आप बोलेंगे सब कुछ तो विदेशी चल रहा है, तो उन्होंने क्या किया, जो समझ जाइए कि जो सोल बोल सकते हैं, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो ट्रांसिशन था, ट्रांसिशन मीन्स रिलीजियस जो बुक्स थी उसको आपको रूल्स में लाना था। तो उसमें क्या किया, वो जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किया। क्या किया, देखिए पहले ऑटोक्रेसी में बहुत सारे धर्मों से जस्टिस चल रहा था, सब कुछ जो प्रोसेस था वो धर्म से चल रहा था, कैसे शादी होगी, कैसे घर बनेंगे, सब कुछ में जो रिलीजन आए उन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग बनाना चालू किया, देश पूरा उसी से रिलीजन से चल रहा था। उसको अब क्या प्रश्न चिन्ह था कि धर्म, क्योंकि इंडिया जो है धर्म में फंसा ही हुआ था, उसको कैसे बैलेंस किया जाए। तो सेक्युलरिज्म यही जो था, जो कि वेस्टर्न के पास अभी भी नहीं है। आप देखेंगे वेस्टर्न जो कंट्रीज है उनके कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेक्युलरिज्म है और इंडिया का जो सेक्युलरिज्म है, दैट इज द डिफरेंट थिंग, है ना। और वही जो है हमारा मेड इन इंडिया का बोल सकते हैं, और जो सबसे टफेस्ट काम था, क्योंकि चाहे नॉट ओनली इंडिया, पहले भी जो कंट्रीज थी वो भी रिलीजन से चल रही थी, चाहे वो क्रिश्चियनिटी देख लेंगे आप, ब्रिटेन हो गया या फिर यूएसए हो गया, क्रिश्चियनिटी चल रही थी। जब वो फ्री हुए और कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया तो उन्होंने पूरे रिलीजन को हटा दिया, अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन से वो बोल दिया कि रिलीजियस जो अफेयर्स होंगे दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द पॉलिटिकल अफेयर्स। और इसीलिए आप देखेंगे वहाँ पर रिलीजन धीरे धीरे डिग्रेड होता जा रहा है। हालांकि वो पैसे
के पैसे से आप देखेंगे क्रिश्चियनिटी को एक्सपांड करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी इंडिया में, लेकिन आप देखेंगे ऐसे कल्चरल जो उनका रिलीजन था वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया, उतना रेस्पेक्ट नहीं हो पाता है ना। तो ये बहुत बड़े डिग्रेड रहे। लेकिन वहीं इंडिया में देखिए सेकुलरिज्म में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक और बहुत मिरेकल काम किया कि सारे रिलीजन को इंक्लूड करते हुए इसको सेकुलर बोला। ये बोला कि जो रिलीजन है उसका जो है इंडियन जो गवर्नमेंट है या फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रेस्पेक्ट करेगा। ऐसा नहीं कि आपको बोलेगा कि नहीं अपने अपने घर में रिलीजन्स को देखो और केवल यहाँ पर रूल रेगुलेशन चलेगा, नहीं। उन्होंने बोला कि हम सारे रिलीजन को प्रमोट भी करेंगे और हम सेकुलर भी रहेंगे। तो दैट इज द वेरी मिरेकल थिंग इन ड्राफ्टिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यही जो मेड इन इंडिया था, मेड इन इंडिया सेकुलरिज्म जो है वो मेड इन इंडिया सोर्स है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया, ठीक है। अब अमेंडमेंट देखिए, अमेंडमेंट तो आप देखेंगे कि अमेंडमेंट होता रहता है। अब वो उन्होंने ये नहीं बोल दिया, देखिए कई कई रिलीजन्स है अगर उसमें देखेंगे अमेंडमेंट बहुत कम होता है ना। जैसे हिंदुज़म में भी आप देख सकते हैं कोई भी रिलीजन में आप देखेंगे, अगर रिलीजन बोलेंगे, ठीक है, रिलीजन, क्योंकि रिलीजन से ही पहले चलता था ऑटोक्रेसी में जो जस्टिस वस्टिस सब सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन चलता था वो रिलीजियस बुक से चलता था, ठीक है, धार्मिक किताबों से। धर्म अपने आप में बदलाव नहीं करते। अगर धर्म को आप बोलोगे कि आप में कमी है तो आपको देशद्रोही घोषित कर देंगे, या फिर आपको अभी भी आप देख सकते हैं अगर आप किसी भी चीज़ किसी भी धर्म, नॉट ओनली धर्म ABCD से Z तक जितने भी रिलीजन्स आर सर्वाइविंग और लिविंग इन इंडिया, अगर आप किसी भी रिलीजन पर अगर आप बोलोगे कि आप अमेंडमेंट कर लो कोई भी चीज़, तो अमेंडमेंट में वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे और बोलेंगे कि नहीं हमारा धर्म जो है कंप्लीट है। जबकि आप देखेंगे सभी रिलीजन में कमी होती है, तो वो अमेंडमेंट नहीं करते थे। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बोला कि जब जब चाहे ज़रूरत पड़ेगा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंड किया जा सकता है। ये भी बहुत बड़ा स्पेसिफिकेशन है। अगर आप कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकते, आपको यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू अमेंड इन योर सेल्फ, है ना। तो आप रिलीजन्स को देख लीजिए कि अमेंड नहीं करते। कभी भी आप देखेंगे कि वो कोई भी रिलीजन अपनी कमियों को कभी भी नहीं बताएगा। A to Z अगर कोई रिलीजन्स है वो इंडिया में देखेगा कि वो हमेशा अपने रिलीजन्स को ऐसा बताएगा कि वो सब फुलफिलमेंट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, संविधान बना हुआ है, उसमें अमेंड होता रहता है और अमेंड को सबको मानना भी पड़ता है। तो ये देखिए बहुत बड़ा जो अच्छा प्रोविजंस किया गया है बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो है अमेंडमेंट। तो देखिए कौन कौन से सोर्सेस हैं। अगर बेसिकली हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये हमारा बैकबोन था। बहुत सारे जो 235 395 जो लिया गया था आर्टिकल, उसमें से 250 आर्टिकल्स तो वाज फ्रॉम द 1935। फॉरेन सोर्सेज भी लिया गया। क्या देखिए इतने सारे कंट्रीज से, लगभग 10 कंट्रीज से सोर्सेज से कुछ अच्छी बातें दी गई। फिर अपना क्या किया, देखिए सबसे पहले आपको कोई काम करना नहीं पड़ता है। सबसे पहले आप घूम जाइए, अच्छी अच्छी बातों को ले लीजिए, उसके बाद देखिए कि कहाँ छूट रहा है, ठीक है। अब देखिए ये भी बहुत बड़ा मिरेकल है। मिरेकल जो थॉट प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस बोल सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। उन्होंने पहले तो ब्रिटेन से ही ले लिया, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज को ये मतलब इंडिया को बहुत टाइम से रूल कर रहे थे और यूनिट गवर्नमेंट के थ्रू यूज कर रहे थे, क्योंकि वो जान रहे थे अभी भी प्रिंसली स्टेट है। अगर जैसे ही हमने ब्रिटेन के जो रूल्स को हटाएंगे तो प्रिंसली स्टेट जो फिर से हावी हो जाएंगे, फिर से वही रिलीजन्स में ये बढ़ जाएगा, है ना। तो उन्होंने देखा कि नहीं, इसी ने हमको अभी तक संभाले रखा है, चाहे जैसे भी हो। यूनाइट करने की कोशिश किया तो हम इसको लेंगे, तो ये लिया। फॉरेन सोर्स को भी देखा, उसके बाद फिर देखा कि क्या कमी जो है इनमें रही, तो इनमें वही था सेकुलरिज्म जो है। देखिए वो धार्मिक भी किताब पढ़ते थे, ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल अफेयर्स है। अगर आप बोलेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कि एक ही कम्युनिटी को उन्होंने उठाने की कोशिश की, एक ही कम्युनिटी को प्रमोट करने की कोशिश की, ऐसा नहीं था। वो लॉन्ग विजन के जो पर्सनालिटी थे, पर्सन थे, और उनकी पर्सनालिटी जो है काफ़ी हाई क्लास की बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए कि उन्होंने बैलेंस अप्रोच अपनाया, अपर क्लास लोअर क्लास सबको बैलेंस करने की कोशिश किया। लेकिन आज भी हम देखेंगे कि हम रिलीजन्स में बंटने की कोशिश करते हैं, क्लासेस में बंटने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनका डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए सेकुलरिज्म उन्होंने सोचा कि अच्छा ये सब चीज़ जो है धर्मनिरपेक्षता, कैसे धर्मनिरपेक्ष भारत बनेगा, कैसे जो है बाकी के जो कंट्रीज थे उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन तो ड्राफ्ट कर लिया है, लेकिन हमने जो किया है वो उसमें हमको क्या चेंज लाना चाहिए। तो उन्होंने सेकुलरिज्म लेकर आया, सभी धर्मों को लेकर के चले, ठीक है। डीप में पढ़ेंगे जब मेंस वगैरह पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप देखिए किस तरह से इसमें हम थिंकिंग प्रोसेस डेवलप करते हैं। और अमेंडमेंट भी रखा उन्होंने, ये बोल दिया कि मैं जो बनाया हूँ वही नहीं है, मैं जो बनाया हूँ वो एकदम 100% सही हो और हर समय वही सही हो। ये
सिचुएशन नहीं होता है ना, जैसे कंडीशंस बदलता है वैसे आपको अपने में अमेंड करना पड़ेगा, ठीक है। आप जैसे आप नॉर्मली सी देख लीजिए, अगर आप ठंड है, अगर आप विंटर सीजन की बात कर ले तो देखिए ड्रेस आपका बदल जाता है, समर सीजन में देख लिए तो ड्रेस कुछ अलग हो जाता है, रेनी सीजन में देख लिए ड्रेस अलग बन जाता है। नेचर से सीखिए कि आपको जैसे सिचुएशन होगा, आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने एक कपड़ा पहन लिया वो हमेशा ही काम आएगा, मैं सब कुछ हूँ। आपको टाइम के अकॉर्डिंग यू हैव टू चेंज योर सेल्फ, ठीक है। तो अब उन्होंने ये भी देखा कि मैं जो बना के रखा हूँ या हमने जो ड्राफ्ट किया है वो हो सकता है कभी समय के अकॉर्डिंग उसकी परमिशन बदल जाए, इसीलिए आप देखेंगे रिजर्वेशन को उन्होंने टेम्पररी दे रखा है, ठीक है। रिजर्वेशन को जो उन्होंने टेम्पररी बोल रखा है कि जब तक ऐसा नहीं लगता लोअर क्लास को कि वो अपर क्लास के बराबर आ गया तभी तक है। तो अब देखिए कंट्रोवर्सी होती रहती है, तो ये उस क्लास को डिसीजन करना होगा ना। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब तो है नहीं कि जो जिन्होंने बनाया है वो कौन से पैरामीटर्स पर उसको जज करेंगे। तो ये क्लासेस पर डिपेंड करता है कि उनको कब लगेगा। अब देखिए रिजर्वेशन भी उन्होंने कहाँ दिया था, गवर्नमेंट उसमें, ठीक है, गवर्नमेंट में। प्राइवेट में तो अभी भी आप अपने एबिलिटी पर जा सकते हैं। हालांकि देखिए प्राइवेट में भी लोअर कास्ट को रिजर्वेशन नहीं मिला, फिर भी वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो जानते थे कोई भी फील्ड में अगर जाना है आपको एजुकेशन चाहिए, एजुकेशन में बस दे दो रिजर्वेशन तो आप देखेंगे कि उनको सब कुछ मिल जाएगा। और एक भी अगर लोअर क्लास में पढ़ जाता है या दो लोग भी पढ़ जाते हैं तो पूरे अपने कम्युनिटी को जो है कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करा लेंगे, ठीक है। तो इन्होंने एजुकेशन में दिया था, उसके साथ साथ जॉब में भी दिया, क्योंकि आप देखेंगे एजुकेशन के साथ साथ फाइनेंशियल भी स्टेबिलिटी चाहिए थी। और जॉब में भी कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि लोअर क्लास के साथ भेदभाव किया जा रहा था, तो उन्होंने बोला कि नहीं जॉब में भी उनको रिजर्वेशन मिलेगा। फिर धीरे धीरे आप देखेंगे इस तरह से रिजर्वेशन बढ़ा देगा, और टेम्पररी दिया था कि जब उनको लगेगा तब वो कर लेंगे। और देखिए प्राइवेट सेक्टर में उन्होंने रिजर्वेशन नहीं रखा था, क्योंकि वो जानते थे कि हमेशा रिजर्वेशन इज नॉट परमानेंट सोल्यूशन फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंट्री एंड इक्वालिटी। कभी ना कभी आप देखेंगे रिजर्वेशन में अभी भी कहीं ना कहीं कमी आ गई कि अब उस क्लास में भी आप देखेंगे जिनको रिजर्वेशन मिल रहा है उन्हीं को ही मिलते जा रहा है, और जो बहुत दूर है उनको आज तक रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए हर चीज़ का पॉजिटिव चीज़ हो सकती है, नेगेटिव चीज़ हो सकती है, ठीक है। इसको तो गवर्नमेंट सोचेगी और जिनको रिजर्वेशन मिला है वो सोच सकते हैं, ठीक है। हमको तो एज अ स्टूडेंट पढ़ना है और हमको कोशिश करना है थोड़ा बहुत आइडिया देने की कि क्या हो सकता है, ठीक है। अब देखिए अमेंडमेंट को भी इन्होंने शामिल कर लिया। तो ये देखिए द 4 सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1958, फॉरेन सोर्सेज, मेड इन इंडिया, सो सेकुलरिज्म एंड अमेंडमेंट। अब देखिए इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्या लिया गया ये देख लेते हैं, और फॉरेन सोर्स से क्या लिया गया ये देख लेते हैं। मेड इन इंडिया जो है सेकुलरिज्म, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब वी शैल स्टडी फॉर द मेंस, एंड अमेंडमेंट को भी हम पढ़ेंगे जब हम इसका चैप्टर पढ़ेंगे। तो अभी दो जो पार्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्या लिया गया और फॉरेन सोर्सेज क्या लिया गया उसको देखते हैं। लेकिन हाँ केवल लर्न मत कीजिए, केवल इसको रट मत लीजिए, कैसे उन्होंने किस तरह से बैलेंस अप्रोच आया उसको एक बार फील जरूर कर लीजिए ना, नहीं अदरवाइज आप सेलेक्ट भी हो जाएंगे लेकिन आप उनके जो कंट्रीब्यूशन है उसको समझ नहीं पाएंगे। और सेलेक्ट होने के बाद भी जब आपको कंट्रोवर्शियल प्लेस में भेजा जाएगा तो आप केवल एक्शन ले पाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। जबकि उनको आपको देखिएगा इंडिया जो है एक सॉफ्ट कंट्री है, सॉफ्ट थिंकिंग कंट्री है, लोगों को सॉफ्ट तरीके से एक करने की कोशिश करनी होगी। तो देखते हैं 2 सोर्सेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड फॉरेन सोर्सेज। वेरी क्विक रिवीजन। देखिए अब देखते हैं हम कि फॉरेन जो सोर्सेज हैं उनसे क्या क्या अच्छी चीज़ें ली गई उस पर। तो सबसे पहले देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यहाँ से क्या लिया गया ये हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए फेडरल सिस्टम। फेडरल यानी क्या होता है, एक समझ जाइए फैमिली। फेडरल का आप मीनिंग अगर करेंगे फैमिली यानी मिलजुल करके रहना, उसको बोलते हैं फेडरल। संघ, संघीय सिस्टम है। संघ कैसे बनेगा, अब आप देखिए उस समय जो कंट्रीज थी, हालांकि उसमें बहुत सारी कंट्रीज थी, वर्ल्ड हिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि किस तरह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, अमेरिकन रिवॉल्यूशन और रशियन रिवॉल्यूशन हुआ। तो और इंडिया भी आप देखेंगे बहुत सारे डायनेस्टीज थी, बहुत सारे राजा लोग यहाँ राज कर रहे थे और कोई भी एक दूसरे से मिलने को तैयार नहीं था। अदरवाइज आप देखते हैं कि हिंदू राज जो बोलते हैं वो पहले ही मिल लिए होते और पहले ही राज बन जाता, जबकि किसी ने सोचा ही नहीं था। आप कोई भी हो, हालांकि इंडिविजुअली उनमें बहुत सारी अच्छी बातें थी। आप देखेंगे मराठा साम्राज्य हो, चाहे आप देखेंगे साउथ की डायनेस्टीज हो, चाहे आप देखेंगे नॉर्दर्न डायनेस्टी चंद्रगुप्त मौर्य की डायनेस्टी हो गई, तो आप देखेंगे इंडिविजुअली तो ये काफ़ी स्ट्रांग थे, ब्रेवनेस काफ़ी था। इंडिया जो है
वास्तव में इस तरह से एक फेडरल इंडिया नहीं था, मतलब अलग अलग पार्ट में था। हालांकि एक दूसरे से लोग इफेक्ट हो जाते हैं तो बोल सकते हैं कि हम एक बहुत बड़े कंट्री में रहते थे, चाहे वो मौर्य पीरियड में और डायनेस्टी में देखेंगे कि बहुत बड़ा सेंट्रल इंडिया उस समय फॉर्म हुआ था, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि फिर भी कहीं ना कहीं इंडिविजुअलिटी थी, प्रिंसली स्टेट्स में बटे हुए थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को लगा कि नहीं, किसी भी कंट्री में ऐसा यूनाइट होने का पावर नहीं है और हमको उस समय यूनाइट करने का कोशिश था। अब देखिए उनके पास बहुत सारे चैलेंजेस थे, ही हैड मेनी टाइप्स ऑफ चैलेंजेस टू इंटीग्रेट इंडिया, है ना। अभी आप वही देखिए, हमको आज़ादी भी मिल गई, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन भी है, फिर भी हम एक नहीं हो पाते। हम रिलीजन्स के नाम पे लड़ते हैं, हम कास्ट के नाम पे लड़ते हैं, हम जेंडर के नाम पे लड़ते हैं, हम पता नहीं कौन कौन से चीज़ों पर लड़ते हैं। अभी भी आप देखेंगे इन द प्रेजेंट सिचुएशन। लेकिन जब कुछ भी नहीं था तब उन्होंने देखिए क्या सोचा था कि जो इंडिया थी, जो ब्रिटेन था, वही यूनाइटेड उस समय कंट्री था और उन्होंने 70 से अधिक देशों में रूल किया था। तो देखिए किस तरह से इंग्लैंड जो है उस समय वो समझ जाइए यूनाइट कंट्री थी, है ना। हालांकि अभी वो उतनी अब ग्रोथ नहीं कर पाई, डेवलप नहीं कर पाई, लेकिन उस समय उनके पास पॉजिटिव थिंग था। इसीलिए फेडरल सिस्टम जो है उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही लिया था। ऑफिस ऑफ गवर्नर भी आप देखेंगे, मैंने बताया था गवर्नर जनरल एंड फिर वायसराय, इस तरह से उन्होंने गवर्नर को काफ़ी पावर दे रखा था और उसको वो एक सुपियोरिटी था। तो ऑफिस ऑफ द गवर्नर भी उन्हीं से ले लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। और इमरजेंसी पावर, अगर कोई इमरजेंसी होता है तो किस तरह से पावर जो है किसको मिलना चाहिए, ये सब लिया। तो 3 यहाँ पर देखिए बेसिक प्रोविजंस दैट वाज टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब देखिए ब्रिटेन से क्या लिया, ये तो एक्ट से लिया जो कि इंडिया में था ना, जो हमारे इंडिया के लिए था, लेकिन ब्रिटेन तो अलग था, वहाँ अलग सिस्टम चला रहे थे। तो वहाँ से क्या लिया, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। अब एकल नागरिकता, व्हाट इज द एकल नागरिकता? एकल नागरिकता ये होता है कि अगर आप किसी एक देश का नागरिकता सिटीजनशिप लेते हैं तो दूसरे देश का खत्म हो जाएगा। जैसे आप देखेंगे मुस्लिम रिलीजन्स की बात कर लें, क्या होता है कि उनमें जो वर्शिप है वो एक ही पावर का वो करते हैं ना, दूसरे पावर का अलाउड ही नहीं है। क्यों? वो एक अच्छी चीज़ भी है और उसमें कुछ कमी भी आ जाती है, ठीक है, क्योंकि वो बाद में हमने डिस्कशन किया था इन द इस्लामिक, जब कल्चर डिस्कस किया था तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए वो पॉजिटिव चीज़ भी है, क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारे भटकाव आ जाते हैं, फिर वो कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता, तो वो पॉजिटिव चीज़ एज अ पॉजिटिव थिंग हम लेके चलते हैं ऑफ द इस्लामिक कल्चर। सेम वैसे ही आप देखेंगे ब्रिटेन में भी सिंगल सिटीजनशिप था। इससे आपका ये पता चल जाता है कि आप कितने नेशनल जो देशभक्त बोल सकते हैं, कितने देशभक्ति है। अगर आपको इससे लव है तो आप इसी का सिटीजनशिप ले सकते हैं, दूसरे का ले ही नहीं सकते। तो इससे लोगों में कहीं ना कहीं एक इंटीग्रिटी की फीलिंग्स आती है। इसीलिए सिंगल सिटीजनशिप जो है इंग्लैंड से, ब्रिटेन से लिया गया। एकल नागरिकता की अभी भी आप देखेंगे, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की नागरिकता की, अगर आपको भारत का चाहिए तो भारत का ही मिलेगा। आपने कहीं भी अगर सोचा कि मैं इंग्लैंड में रहता हूँ या फिर कहीं भी रहता हूँ, जैसे अभी बड़े बड़े देशभक्त बनते हैं, वो दूसरे देशों की नागरिकता लेकर रखें जिसको आप अपना हीरो मानते हैं। अगर आप उनका साथ जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जब नागरिक ही नहीं है, जब वो सिटीजनशिप ही नहीं है, या फिर कहीं और देश जाने की बात करते हैं और वो इस देश में हीरो बने बैठे हैं, तो आप इससे भी समझेंगे। जब आप समझेंगे एज अ स्टूडेंट या फिर एज अ सिटीजनशिप, इस वीडियो को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इस देश में नॉट ओनली इन द हिस्ट्री टाइम, इन द प्रेजेंट सिचुएशन भी यही है कि आप बाहर भी रहकर भी यहाँ के हीरो बन सकते हैं, वेरी इजी। तो यही था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने सिंगल सिटीजनशिप टेकन फ्रॉम द ब्रिटेन से बोला कि नहीं, इंडिया में भी ऐसे सिस्टम होगा कि अगर आपको इंडिया का सिटीजनशिप लेना है, चाहे वो कैसा भी कंट्री हो, अगर आपको सिटीजनशिप लेना है यहीं के मिलेगा। आप इससे भेदभाव नहीं कर सकते कि आप वहाँ का भी ले लें, यहाँ का भी ले लें, यहाँ का भी ले लें, यहाँ का ले लें। हालांकि कई कंट्रीज जो है मल्टी सिटीजनशिप भी चलाती है कि कई 3-4 देशों की सिटीजनशिप हो सकती है, लेकिन इंडिया जो है ब्रिटेन को कॉपी किया, ठीक है। बाई कैमरल पार्लियामेंट जो है, द्विसदनात्मक संसद देख सकते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, ये 2 तरह का जो है, ये भी इंडिया ब्रिटिश पार्लियामेंट से लिया गया ब्रिटेन के। वहाँ भी देखेंगे कि 2 तरह का वहाँ पर संसद होता है, लोकसभा अपर हाउस एंड लोअर हाउस। इससे भी कई सारे जो फायदे हैं वो हम डिस्कस करेंगे जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब, ठीक है। लॉ मेकिंग प्रोसीजर, अब लॉ मेकिंग प्रोसीजर भी इनका बहुत अच्छा था, क्योंकि पूरे रूल अमेंड करते थे इंडिया में, और नॉट ओनली इंडिया बल्कि मोर देन 17 कंट्रीज। तो ये भी वहाँ से लिया। देखिए सिंगल सिटीजनशिप, बाई कैमरल पार्लियामेंट एंड लॉ मेकिंग प्रोसीजर। अब देखिए
कई कोचिंग वाले क्या करते हैं, आपको ट्रिक बताएंगे, इसको ऐसे लर्न कर लो, इसको ऐसे रट लो, इसको ऐसे रट लो। लेकिन जब आप फीलिंग करके पढ़ेंगे ना कि ब्रिटेन से क्या लिया जा सकता है, तो आपको लॉजिक वॉजिक की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको लर्न ही हो जाएगा। अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उतना नहीं होता, थोड़ा बहुत ही आपको जो है नेमोनिक्स बोल सकते हैं, टर्मिनोलॉजी वर्ड से याद रखना हर बार वो अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का प्रोसेस है। अब इसमें आप रट लेंगे ये वो। अब देखिए ब्रिटेन में क्या चीज़ अच्छा था, तो इससे तो लॉजिक से याद रखेंगे तो लॉन्ग टर्म आपको लर्न रहेगा, ठीक है। अब देखिए यूएसए भी उस समय देखिएगा काफ़ी डेवलपिंग कंट्री था, हालांकि काफ़ी वो स्ट्रांग हो चुका था। तो वहाँ से क्या लिया गया, फंडामेंटल राइट्स। अब देखिए चाहता तो यहीं से ले सकता था, मतलब ले सकते थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी सब कुछ, लेकिन यहाँ से भी नहीं लिया। जितना अच्छा लगा उतना अच्छा लगा। यूएसए फंडामेंटल राइट्स, आप देखेंगे जब हम पार्ट 3 पढ़ेंगे कि सिटीजनशिप को कैसे पावरफुल बनाया गया। इंडिया में जो है उनको पता था कि आने वाले समय में गवर्नमेंट फिर से बहुत सारे रूल्स जो है ब्रिटेन की तरह राज करेगी, और इंडिया को अपने जैसे ब्रिटेन वाले रूल बना के सिटीजनशिप को शोषण करते थे, उनका समझ जाइए कि बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, इस्तेमाल करते थे, वैसा ना हो। तो उन्होंने देखा कि अमेरिका में वहाँ के नागरिकों को पावरफुल बनाया गया, और फंडामेंटल राइट्स जो है सिटीजन को पावरफुल बनाता है विद द गवर्नमेंट। इसीलिए आप देखेंगे कभी भी आप जैसे ये वक्फ अमेंडमेंट बिल आया है, इसमें भी अगर आपको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाना है तो आप ये बोल सकते हैं कि मेरे फंडामेंटल राइट्स को छीना जा रहा है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कब? तुरंत के तुरंत। अगर आपको नॉर्मल तरीके से जाना है ना, सुप्रीम कोर्ट में भी आप देखेंगे हज़ारों केसेस पेंडिंग पड़े हैं। अगर आप नॉर्मल केस लेके जाएंगे, अपना पर्सनल केस लेके जाएंगे, तो आपको तो हियरिंग मिल जाएगा 4-5 साल तक का। लेकिन अगर आप ये बोलेंगे कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है और आप PIL अगर करेंगे, तो आप देखेंगे तुरंत के तुरंत उस पर सुनाई जाती है। जैसे कि वक्फ बोर्ड वाला है ना, तो कभी कभी आप देखेंगे कि कुछ जो हियरिंग्स है वो तुरंत हो जाती है। और यहाँ पर तो हम देखते हैं कि तारीख के तारीख मिल रहा है, तो आपका पर्सनल केस हो, चाहे वो चोरी का हो, चाहे और भी कोई केस हो, उसमें सुप्रीम कोर्ट में आपको तारीख पे तारीख मिलेगी। लेकिन अगर आपको फंडामेंटल राइट से आपका कोई छेड़छाड़ किया, चाहे वो रिलीजन से हो, फंडामेंटल राइट को भी डिटेल में पढ़ेंगे, तो अगर छेड़छाड़ होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये कहाँ सिस्टम था? अमेरिका में। तो ये देखिए सिटीजनशिप के लिए उन्होंने फंडामेंटल राइट जो है, मौलिक अधिकार, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जो न्यायपालिका है उसकी स्वतंत्रता की, कैसे हमारा जुडिशरी को फ्री रखना है, आज़ाद रखना है, वो लिया यूएसए से। और जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन, अगर कोई फैसला गलत हो जाता है तो फिर से एक बार देख सकता है कौन, बार बार अपने सुप्रीम कोर्ट फैसले को पलट सकता है। इसीलिए आप देखेंगे जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो वो कई फैसलों को पलटते जाते हैं। अभी अगर फैसला सही है तो बाद में गलत भी हो सकता है। यही बहुत अच्छा चीज़ बोल सकते हैं कि आप देखेंगे कभी कोई फैसला एक टाइम के लिए वो सही होता है, लेकिन बाकी समय के लिए वो गलत भी हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट को खुद को पावर दिया कि अपने ही फैसले को पलट दे, तो कभी कभी आप देखेंगे पलटते भी है, ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू एंड रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, आप देखेंगे इम्पीचमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इसका काफ़ी टफ है ना। प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट काफ़ी टफ है। आप सुप्रीम कोर्ट के देखेंगे, महाभियोग आपने सुना होगा, कभी नहीं लगा अभी भी, एक भी बार अप्लाई नहीं हुआ है टू द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो बहुत इनको हटाना बहुत मुश्किल है। और इनके जो कैसे चुनाव होता है ये भी हम देखेंगे, इसमें भी काफ़ी बोला जाता है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं आ रही, तो उस पर डिटेल करेंगे। तो देखिए पॉलिटी जब आप पढ़ेंगे ना, तो फ्री के लिए तो पढ़ते जाइए, फ्री के लिए तो आप जल्दी जल्दी ऑप्शन पढ़ लेंगे। लेकिन मेंस में आपका अगर आपको इफ़ यू वांट टू सिलेक्शन इन द यूपीएससी रियली, तो आपको कॉन्सेप्ट बना करके चलना पड़ेगा। अदरवाइज देखेंगे 15,000 मेंस निकालते हैं, 3,000 ही इंटरव्यू पहुंच जाते हैं। तो आप देखिए 15,000 से 3,000 भी काफ़ी कम होता है ना। हालांकि 10 लाख से मैंने बताया था सब कुछ जो उसका एरिथमेटिक है आप द एग्जाम प्रोसेस, वो हमने पहले ही बात कर लिखा है, उसको आप पहले ही बात कर लिया, उसको आप पहले देख सकते हैं, ठीक है। तो यही है कि आपको कॉन्सेप्ट भी बना के चलना होगा। केवल आप प्री भी निकाल लिए और मेंस में फंस जाएंगे तो भी कहीं ना कहीं आप फंस सकते हैं। तो सिलेक्शन के हर स्टेप को हमको देखना है। अब देखिए फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंट फंक्शन, जो काम क्या होगा, आप देखेंगे अगर आप प्रेसिडेंट जो है अमेरिका का सबसे डोनाल्ड ट्रंप जो उनका पावरफुल है, अभी देखिए वार हुआ तो इंडिया पाक का वार हो रहा है, रुकवा दिया उन्होंने, तो ये कितने पावरफुल है। तो वो जो फंक्शंस क्या करेंगे वो वहाँ अमेरिका से लिया। तो देखिए यूएसए से क्या लिया, फंडामेंटल राइट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ये दिस
प्रोविजंस वर टेकन फ्रॉम द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए यूएसएसआर, जिसको रसिया बोल सकते हैं आप, तो यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, तो रसिया से क्या लिया, फंडामेंटल ड्यूटी, ये भी हम बात करेंगे पार्ट 4A में है, फंडामेंटल ड्यूटीज फॉर द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। आयरलैंड से क्या लिया गया, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब स्टेट पॉलिसी बनाने के लिए कौन कौन से बातों को गवर्नमेंट को ध्यान में रखना चाहिए, वो आयरलैंड से लिया। देखिए अमेरिका के पास भी वो नहीं था, हालांकि ये बहुत बड़ा कंट्री है, रशिया के पास भी नहीं था, लेकिन आयरलैंड से मिल गया तो उसको ले लिया। प्रेसिडेंट इलेक्शन, देखिए प्रेसिडेंट को पावर जो है वो यहाँ से दिया, कहाँ से, अमेरिका से, लेकिन इलेक्शन कैसे होगा वो कहाँ से दिया, यहाँ पर देखिए आयरलैंड से। तो देखिए एक ही प्रेसिडेंट है, उसको अलग अलग चीज़ों से पावर दिया है ना, तो आप देख सकते हैं, ये सोचना चाहिए कि किस तरह से उन्होंने ड्राफ्ट किया। अब नॉमिनेशन आप राज्यसभा मेंबर्स, आप देखेंगे 12 जो मेंबर हैं इन द राज्यसभा, बिना इलेक्शंस के डायरेक्ट अपने आर्ट में फेमस है या फिर स्पोर्ट्स में वो फेमस है तो पहुंच जाते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर जी पहुंच गए थे, और भी बहुत सारे लोग जो है नॉमिनेट होकर के पहुंच जाते हैं। वो प्रोविजंस कहाँ से लिया उन्होंने, आयरलैंड से, क्योंकि पता था हर कोई इलेक्शन विन नहीं कर पाएगा ना, हालांकि उसमें कैपेबिलिटी रहेगी, लेकिन आप इंडिया जैसे देश में तो बहुत मुश्किल है। आप देखेंगे हीरो को ही देख लीजिए, जो यहाँ के सिटीजनशिप ही नहीं है उनको हीरो बना रहे हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पता था कि हमारे जो इंडियन के सिटीजन्स हैं वो इतने भोले बोल सकते हैं या फिर इतने स्मार्ट है कि उनको कोई भी, आप समझ जाइए कि कोई भी यूज़ कर सकता है उनका गलत तरीके से, फीलिंग्स पर ये डेवलप करते हैं। तो इन्होंने बोला कि 12 जो लोग हैं जो टैलेंटेड होंगे हमारे कोई भी फील्ड के, तो उसको राज्यसभा भेजना चाहिए, वो उनको भी कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, क्योंकि राजनीति में हमारे देखेंगे कि जो अच्छा भाषण देगा वो, उन्होंने हिस्ट्री भी देखा होगा, जो अच्छी अच्छी बातें बोलते थे, जैसे इंडिया जो 1858 का आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देखा होगा कि किस तरह से अच्छी अच्छी बातें बोल करके भारत को बेवकूफ़ बनाते गए। उन्होंने सब कुछ स्टडी किया, तो उनको पता था कि आने वाले समय में भी जब हम इलेक्शन सिस्टम लागू कर देंगे तो नेता लोग भी अच्छी अच्छी बात बोल के हो सकता है बेवकूफ़ बना दे, और इसके एवज में पढ़े लिखे लोग जो है पार्लियामेंट ना पहुंच पाए, तो उन्होंने 12 लोग का रिजर्वेशन तो डाल दिया था, चाहे वो कोई भी सेक्टर से हो, ठीक है। तो 12 जो है वो कहाँ से लिया गया, आयरलैंड। तो देखिए आयरलैंड से क्या लिया गया, डीपीएसपी, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, ठीक है। कनाडा, आप कनाडा से देखते हैं क्या लिया गया है, फेडरेशन तो होगा, फैमिली तो होगी, फेडरेशन में मैंने क्या बताया, फैमिली होगी अलग अलग स्टेट की, लेकिन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर का पावर जो है वो स्ट्रांग होगा, ये लिया गया कनाडा से। आप देखेंगे हालांकि हमारे फैमिली में जैसे भाई है, सिस्टर्स है, सबको पावर दे दिया जाएगा तो सब अपना अपना चलाने लगेंगे, तो एक फादर या ग्रैंडफादर होते हैं जो पूरे होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर फेडरेशन तो दिया गया, लेकिन सेंटर को ज़्यादा पावर दे दिया गया, तो ये लिया गया था कनाडा से। देखिए उसके बाद जर्मनी, आप देखेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे तो जर्मनी मतलब अलग अलग कंट्रीज़ की अलग अलग इंपॉर्टेंस होती है। तो जर्मनी उस समय काफ़ी क्रिटिकल सिचुएशन से गुजरा था और इमरजेंसी वहाँ पर बार बार लगती थी। तो इमरजेंसी प्रोविजंस के समय फंडामेंटल राइट्स पे क्या किया जा सकता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के साथ क्या किया जा सकता है, ये सब प्रोविजंस जो इमरजेंसी प्रोविजंस होंगे वो जर्मनी से लिया गया, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजंस जो है जर्मनी से लिया गया है। उसके साथ देखेंगे ऑस्ट्रेलिया, कंकरेंट लिस्ट जिसमें कि सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर के रूल बना सकते हैं, वो कंकरेंट लिस्ट। हमने देखा था ना कि किस तरह से जो डायरकी चली थी कि कौन से रूल को कौन बनाएगा, कौन से रूल को कौन बनाएगा, उसके लिए कंकरेंट लिस्ट क्या क्या होनी चाहिए वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। समवर्ती सूची जिसको बोलते हैं, आपातकालीन प्रावधान, आपातकाल के समय हमको देश में क्या करना है, किसकी सैलरी काटनी है, कैसे क्या करना है, वो सब आपातकाल में कौन से फंडामेंटल राइट्स रहेंगे, कौन से खत्म हो जाएंगे, वो सब जर्मनी से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों रूल बना सकते हैं। साउथ अफ्रीका देखिए, हालांकि अभी भी काफ़ी डेवलपिंग कंट्री भी नहीं बन पाई है, तो वहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, अब देखिए अमेंडमेंट चाहे तो वो अमेरिका से भी ले सकते थे, चाहे तो वो रसिया से भी ले सकते थे, लेकिन अमेंडमेंट कहाँ से देखा उन्होंने, हालांकि ये कितना भी पुअर कंट्री हो लेकिन कुछ ना कुछ अच्छाई चीज़ होती है, तो उन्होंने वहाँ से सोना जैसा अमेंडमेंट सिस्टम निकाल लिया। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है उन्होंने साउथ अफ्रीका से लिया। देखिए तो उन्होंने हर कंट्री से कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें ली हैं। फ्रांस देखिए, फ्रांस से प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, क्योंकि आप देखेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हम पढ़ेंगे 17th प्लस सेंचुरी की, तो उस समय देखेंगे कि ये लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, लिबर्टी में क्या होता है कि स्वतंत्रता, इक्वलिटी यानी क्या होता है समानता, एंड फ्रेटर्निटी यानी बंधुत्व यानी समझ जाइए भाईचारा।
फ्रेंच में सबसे पहले डेवलप हुआ था ना, फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1773। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का आप देख सकते हैं कि उस समय ये फ्रेंच में सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट डेवलप हुए थे। तो उन्होंने ये जो तीनों चीज़ है ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हालांकि ये बाद में ऐड किया गया, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रांस से लिया गया, फ्रांस से लिया गया। तो देख सकते हैं कि दिस वर द 10 कंट्रीज फ्रॉम वेयर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोविजंस हैड बीन टेकन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय द आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो हमने देखा कि किस तरह से डिफरेंट कंट्रीज से कौन कौन से सोर्सेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाने के लिए यूज़ किए गए। हालांकि संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन है, सेक्युलर तो हो गया है, लेकिन आज हमारी कंट्री जो है, इंडियन कंट्री, ये सेक्युलर नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि आज भी हम उसी रिलीजियस जो बाउंडेशंस था उसमें फंसे हुए हैं, लेकिन हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम नहीं जानते हैं। तो जब हम यूपीएससी एस्पिरेंट उस बुक को अच्छे से जान जाएंगे और जो सिटीजन्स है वो भी उस बुक्स को जानने लगेंगे, तो अपने रिलीजन के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन का भी रेस्पेक्ट करेंगे, तब जा कर के ये सेकुलर इंडिया बन पाएगा। ठीक है, तो ये सोर्सेस से हमने यही सीखा कि चाहे वो रिलीजन्स हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन हो, हमको सभी देशों से या सभी रिलीजन से अच्छी अच्छी बातें सीखनी चाहिए जो कि सभी के बेनिफिट के काम हो, और इस तरह से इंडिया को यूनाइट कर पाएंगे। तो देखिए, सिटीजन्स जाने ना जाने वो उनके ऊपर है, लेकिन हम यूपीएससी एस्पिरेंट, इफ़ यू आर गोइंग टू सर्व द फेडरल इंडिया, यूनियन स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे आपको जो सिटीजन से डील करेंगे तो कैसे उनको सेकुलर की तरफ लेके आना है, रिलीजियस जो मेंटलिटी है उससे सेकुलर मेंटलिटी के तरफ लेके आना है, और तभी यहाँ पर रह पाएंगे ना। आपको पता होगा ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया में अगर अलग अलग रिलीजन्स की बात करते रहेंगे तो हाउ इज़ इट पॉसिबल टू लिव इन अ कंट्री। जैसे कुछ भी मैटर होता है तो देखिए, आज आप एक अच्छी चीज़ देखिए कि चाहे कंट्रोवर्सी होती है या हिंदू मुस्लिम की कंट्रोवर्सी होती है या फिर जेंडर की कंट्रोवर्सी होती है, सब कहाँ जाते हैं? सब जाते हैं एक ही बुक पर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट भी इसका रक्षा कर रहा है, इसका जो गवर्नर है, जो पीएम भी है इसके अंडर आते हैं, सीएम है इसके अंडर आते हैं, सिटीजन भी इसके अंडर आते हैं, और एक बुक गवर्न कर रहा है। ठीक है, लेकिन रिलीजन अभी भी यहाँ पर देखेंगे मेनी रिलीजन्स कर रहे हैं, और रिलीजन्स की एक खास बात भी ये देखेंगे कि वो अपने रिलीजन के फॉलोअर को ही यहाँ पर सपोर्ट करते हैं। ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसा नहीं बोलता कि मैं इंडियन के लिए ज़्यादा अच्छा रूल बनाऊंगा, मुस्लिम के लिए नहीं बनाऊंगा या हिंदू के लिए नहीं बनाऊंगा। तो इस तरह से रिलीजन्स में भी ऐसा प्रोविजंस होना चाहिए या एक ऐसा रिलीजन बनाया जाना चाहिए। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया है, फिर भी कहीं ना कहीं रिलीजन्स में अभी भी डिफ्रेंसिएशन चलता है। तो रिलीजन्स भी यहाँ पर, और यही कमी रही कि सारे रिलीजन्स को इंक्लूड कर दिया। हालांकि सेकुलरिज्म की डेफिनेशन बोला गया है इन द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन कोई नहीं जानता। ठीक है, तो हमको ये कोशिश करना है, आप ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हैं तो केवल 2-4 ऑप्शन मार करके टिक करके और सिलेक्शन मत लीजिए, उसके साथ साथ थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करके भी जाइएगा। आपको आगे काम आने वाला है फॉर द इंडिया योर सर्विस में। अदरवाइज आप केवल फाइल साइन करते रहेंगे और चीफ सेक्रेटरी भी बन सकते हैं, लेकिन देखेंगे कि इंडिया वहीं फंसा रहेगा और वो भी डिग्रेड होते जा रहा है, पहले से और डिग्रेड हो जा रहा है। ये जो फ्रेटर्निटी है, भाईचारा है, वो बहुत कम हो गया, जबकि ब्यूरोक्रेट्स तो हर ईयर चुने जा रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बना करके जाएंगे ना, तो हो सकता है आपके एग्जाम में काम ना है लेकिन आगे भी काम आ सकता है। ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पर देखिए कि सेकुलर है, लेकिन लोग जो हैं अभी रिलीजियस ही हैं, तो आपको डील यही करना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को उनको बताने की कोशिश करना पड़ेगा कि रिलीजन को भी आप उसी से जोड़ने की कोशिश कीजिए, तब जाकर के कहीं ना कहीं फ्रेटर्निटी जो है डेवलप हो पाएगी, इक्वलिटी आ पाएगी और लिबर्टी तभी मिल पाएगा, और तब जाकर के इंडिया जो है वास्तव में यूनियन ऑफ स्टेट हो पाएगा। और कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम्स आती है वो आप कहीं ना कहीं एक सच्चे ब्यूरोक्रेट्स की तरह सॉल्व कर पाएंगे। तो आई होप दैट दिस इंफॉर्मेशन will be beneficial in your exam, not only in your written exam or UPSC exam. After selection, this will help to solve the problems of the society. तो ये जो हमने आज का कंटेंट पढ़ा है वो हो सकता है कि आपको एग्जाम में भी काम आए और आपके जॉब में भी काम आए। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट के साथ हर टॉपिक को पढ़ते जाएंगे तो काफ़ी मज़ा भी आएगा, क्वेश्चंस भी बनाने की कोशिश करेंगे और हम IAS की तरफ अपने कदम को बढ़ाते जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।